हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ साइटोलॉजी का पार्ट वन, यानी कि कोशिका विज्ञान का पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, तो आप बताएंगे कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को। देखिए, यहाँ पर तीन बात है। पहला बात कि कोशिका क्या है, तो पहला बात यह है कि कोशिका एक इकाई है, यूनिट है। फिर कैसी यूनिट है? तो यह संरचनात्मक यूनिट है और क्रियात्मक यूनिट है। इंग्लिश में आप कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। अब थोड़ा सा हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर कोशिका को जीव की इकाई क्यों कहते हैं, और फिर समझेंगे कि संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी जीव जो है वह किससे मिलकर बना होता है, तो आपको क्या बताना चाहिए? जीव का जो निर्माण होता है वह अंग तंत्रों के मिलने से होता है। किसके मिलने से होता है? अंग तंत्रों के मिलने से। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र। तो बहुत सारा तंत्र होता है। उन तंत्रों के मिलने से किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। और फिर ये जो अंग तंत्र है यह किससे बना है? तो यह अंग से मिलकर बना है। जैसे कि अगर पाचन तंत्र की बात करें, इसमें अमाशय, मुख गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारे अंग होते हैं। अंग तंत्र का निर्माण किससे हुआ? अंग से। फिर यदि आपसे कोई पूछे कि अंग का निर्माण किससे होता है, तो आपको बताना चाहिए कि अंग का निर्माण ऊतक से होता है। और ये जो ऊतक है यह किससे मिलकर बना होता है? तो ऊतक का निर्माण जो होता है वह कोशिका से मिलकर होता है। तो आपने क्या देखा कि हम लोग जीव से स्टार्ट किए थे और पहुँचे कहाँ? कोशिका पर पहुँच गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीव की इकाई क्या है? कोशिका है। क्योंकि जीव अंततः किससे बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखिए, संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि कोई भी जीव की संरचना जो होती है वह कोशिका की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है? कोशिका की वजह से। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। फिर समझते हैं कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि हम लोग का जो शरीर जो काम करता है वह शरीर काम नहीं करता है, शरीर की कोशिका काम करती है। कौन काम करती है? शरीर की कोशिका। जैसे कि मैं अभी हाथ से लिखने का काम कर रहा हूँ, तो हमारा हाथ नहीं लिख रहा है। अंत बात यह है कि हाथ की कोशिका काम कर रही है। तो इसलिए क्रिया कौन की? कोशिका। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक इकाई कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सेल को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे है कि सेल लैटिन शब्द सेलुला से बना है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। यहाँ भी दो तीन बात याद रखने लायक है। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि यह जो सेल है यह सेल किससे बना है। तो आपको बताना है कि जो सेल है यह सेलुला से बना है। किससे बना है? सेलुला से। फिर कोई आपसे पूछेगा कि जो सेलुला है यह किस भाषा का वर्ड है, तो आपको बताना है यह लैटिन भाषा का वर्ड है। जैसे कि हमारे देश में हिंदी भाषा है, कुछ देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उसी तरह से इटली एक ऐसा देश है जहाँ लैटिन भाषा बोली जाती है। तो यह लैटिन शब्द से मिलकर बना है। तो आपको याद रखना है सेल किससे बना? सेलुला से। और ये जो सेलुला है यह किस भाषा का वर्ड है? तो यह लैटिन भाषा का वर्ड है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है यह जो सेलुला है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेलुला है इसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या मतलब होता है? छोटा कमरा। तो यहाँ भी दो तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। पूछेगा आपसे सेल किससे बना, तो क्या बताइएगा? सेलुला से। सेल किससे बना? सेलुला से। फिर पूछेगा कि जो सेलुला है यह किस भाषा का वर्ड है, तो लैटिन भाषा का वर्ड। और इस सेलुला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटा कमरा, यानी कि स्मॉल हाउस। तो आपको यह बात भी याद हो गया होगा। आप जब वीडियो देखें तो बोला कीजिए, बोलने में शर्म नहीं करना है। जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे उस तरह से ही ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ना बहुत अच्छा काम है,
इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जे करे शर्म वो कर फुटे करम। तो शर्म नहीं करना है पढ़ाई लिखाई में खुल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। एकदम रट लीजिए, कोशिका का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। तो आपको क्या बताना है, साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि जो साइटोलॉजी वर्ड है यह किसने दिया। तो आपको याद रखना है, ये जो साइटोलॉजी शब्द आप देख रहे हैं, इस शब्द को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है हर्टविंग। क्या नाम है इनका, हर्टविंग। याद कर लीजिए, आज के क्लास के पहले वैज्ञानिक हो गए हर्टविंग। हर्टविंग ने कौन सा टर्म दिया है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो साइटोलॉजी टर्म दी है हर्टविंग, पूछा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी के जनक या साइटोलॉजी के पापा किसे कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक के कहते हैं। इनको कहते हैं रॉबर्ट हुक को। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोशिका विज्ञान का पापा यानी कि पिता किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक को। इनको रॉबर्ट हुक को। आज की वीडियो का दूसरा नाम, पहला नाम हर्टविंग, एक क्या है, तो इन्होंने साइटोलॉजी टर्म दिया। और रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, तो इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये तो होगा फादर ऑफ साइटोलॉजी। फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है स्वानसन को। किन्हें कहा जाता है, स्वानसन को कहा जाता है। और स्वानसन से एक सवाल आपको और याद रखना है, उन्होंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है द सेल। कौन सा किताब है, द सेल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द सेल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हैं स्वानसन। कौन है उसके लेखक, स्वानसन। आपको याद रखना है, द सेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है स्वानसन। और स्वानसन को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। रॉबर्ट हुक हो गए कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और स्वानसन क्या हो गए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो बार बार आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। नया नाम है तो पहली बार में याद होता नहीं है, 2 बार 4 बार आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल यहाँ से और लेते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, अरुण कुमार शर्मा को। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने बहुत सारे बातों को सीखा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और इन सारे फैक्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में। वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, कोशिका की खोज को। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि कोशिका का जो जनक है, कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। तो इनको क्यों कहा गया, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। तो इन्होंने ही कोशिका की सर्वप्रथम खोज की। आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक। ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के। रॉबर्ट हुक कहाँ के हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के। और आपसे पूछेगा कि कब इन्होंने खोज किया था, तो आपको बताना है 1665 ईस्वी में। कब खोज किया है, 1665 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम, पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि स्वानसन ने एक पुस्तक लिखा था द सेल, यह है रॉबर्ट हुक की पुस्तक। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, माइकोग्राफिया। कौन सी पुस्तक है, माइकोग्राफिया। कुछ पुस्तक में माइक्रोग्राफिया भी लिखा रहता है, तो आप याद कर ले, माइकोग्राफिया या फिर माइक्रोग्राफिया। ये किसकी पुस्तक है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ आप जान लीजिए कि इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था, सबसे पहले माइकोग्राफिया पुस्तक में ही इसका वर्णन किया है।
इस पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। अब रॉबर्ट हुक से कुछ और सवाल देखते हैं कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया था वह जीवित नहीं था। वह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था, डेड सेल था। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज किया है? तो मृत कोशिका की खोज किया है, डेड सेल की खोज किया है। अब फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किस में किया? तो कॉर्क में। यह भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया है वह किस में किया है? कॉर्क में। कॉर्क आप नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, पेड़ का छाल आप लोग देखे होंगे, तो जो पेड़ का छाल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं, कॉर्क सेल कहते हैं। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज किया? मृत कोशिका की। और ये जो मृत कोशिका है यह किस में खोज किया? तो कॉर्क में। किसमें? कॉर्क में। कब खोज किया? तो 1665 ईस्वी में। और इन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा है? तो माइक्रोग्राफिया। ये सब बात रॉबर्ट हुक से आप लोगों को याद रखनी है। अब आगे है जीवित कोशिका। ये तो हम लोगों ने देखा कि मृत कोशिका। अब लिखा हुआ है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो आपको याद रखना है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक ने। देखिए ये है हुक, रॉबर्ट हुक, और ये क्या है? ल्यूवेन हॉक। कौन है? ल्यूवेन हॉक। तो ल्यूवेन हॉक ने जो है 1674 ईस्वी में, कब? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो हम आपको रट लेना है ल्यूवेन हॉक ने। किन्होंने? ल्यूवेन हॉक ने। ये कहाँ के थे? तो ये डच है। डच का मतलब होता है नीदरलैंड। अब इस देश को नीदरलैंड के नाम से नहीं आता है। किस देश के नाम से नहीं आता है? नीदरलैंड के नाम से। तो यह भी याद रखना आसान है। ये थे इंग्लैंड के और ये है नीदरलैंड के। इसमें भी देखिए लैंड लगा हुआ है और इसमें भी लैंड लगा हुआ है। याद रखना है रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के और ल्यूवेन हॉक नीदरलैंड के। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज किया है और ल्यूवेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज किया है। अब यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह से रॉबर्ट हुक में हमने बताया आपको कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज कॉर्क में किया है। किसमें किया है? कॉर्क में। उसी तरह से ये जो ल्यूवेन हॉक है उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किस में किया? तो आपको याद रखना है जीवाणु में। बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु, उसी जीवाणु में सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। इसलिए यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने किया? तो आपको याद रखना है जीवाणु की खोजकर्ता भी पूछा जाएगा, तो आपको क्या बताना है? ल्यूवेन हॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ल्यूवेन हॉक ने शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ तथा ईस्ट की भी खोज किया। बायोलॉजी में ल्यूवेन हॉक का बहुत बड़ा नाम है। देख रहे हैं आप, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों की खोज किया है। पहले तो इन्होंने जीवाणु में जीवित कोशिका की खोज किया, इसके बाद इन्होंने शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ तथा ईस्ट की भी खोज किया। शुक्राणु आप समझते होंगे, शुक्राणु जो होता है इसको नर युग्मक कहा जाता है। आगे जब प्रजनन तंत्र चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि शुक्राणु क्या होता है। आरबीसी आप लोग पढ़े ही होंगे, रेड ब्लड सेल, या ब्लड में पाया जाता है। प्रोटोजोआ एक सूक्ष्मजीव है और ईस्ट भी एक सूक्ष्मजीव है। और इस ईस्ट का प्रयोग जो होता है वह बेकरी वगैरह में किया जाता है। इसे हिंदी में हम लोग खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। ये हो गया ल्यूवेन हॉक से जुड़ा हुआ जानकारी। इन्होंने क्या क्या खोज किया? सबसे पहले इन्होंने जीवाणु में कोशिका की खोज किया, फिर शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ तथा ईस्ट। ये 5 बात है, आपको याद रखना है। ल्यूवेन हॉक ने कितनी चीज़ों की खोज किया है? 5 चीज़ों की। किसकी किसकी? जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ तथा ईस्ट। ये 5 बात आपको याद कर लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों के यहाँ से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ल्यूवेन हॉक की पुस्तक का नाम। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि ल्यूवेन हॉक की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या है पुस्तक? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। देखिए तीसरा पुस्तक हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कौन सा पुस्तक? द सेल। द सेल, आप लोग कमेंट करके बताइए द सेल के लेखक कौन है? मैंने आपको अभी बताया था। फिर हम लोगों ने दूसरा नंबर में पढ़ा माइक्रोग्राफिया। यह भी आपको बताना है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। और फिर
यह तीसरा नंबर पुस्तक आ रहा है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। आप हिंदी में इसे कह सकते हैं प्रकृति का रहस्य। क्या कह सकते हैं? प्रकृति का रहस्य। तो ये किनकी पुस्तक है? तो प्रकृति का रहस्य जो पुस्तक है यह ल्यूवेनहॉक साहब का है। इनका है? ल्यूवेनहॉक का। तो याद रखना आप लोगों को, सीक्रेट्स ऑफ नेचर के लेखक कौन हो गए? ल्यूवेनहॉक। द सेल मैंने आपको बताया है स्वानसन। द सेल के लेखक कौन है? स्वानसन है। और माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया के लेखक हैं रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। देखिए, क्लास के बाद को क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होगा और आयत लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि वीडियो को ऐसे ही इंटरटेनमेंट के भाव से देखते हैं। चलिए, वीडियो चला लिए, 10-20 मिनट देख लिए, फिर बंद कर दिए, शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिए, भोजपुरी गाना देखना शुरू कर दिए। वो सब नहीं करना है। जब पढ़ते हैं तो सीरियसली पढ़िए। जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में सीरियसली पढ़ा जाता है, उसी तरह से ऑनलाइन में भी पढ़िए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। क्यों कहा जाता है आपको समझ में आ रहा होगा। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है जीवाणु जीवाणु विज्ञान का पिता। क्या? जीवाणु विज्ञान का पिता। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जीवाणु विज्ञान। और फादर का मतलब पिता। तो जीवाणु विज्ञान का पिता आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? ल्यूवेनहॉक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवाणु की खोज किया है, या फिर जीवाणु में सेल की खोज किया है, जीवित सेल की खोज किया है। चलिए, अब इतना देर से मैं मृत कोशिका और जीवित कोशिका आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई यह मृत कोशिका क्या होता है और जीवित कोशिका क्या होता है। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे आगे कि कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वह पेड़ पौधा में होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो अगर से केवल बाहरी आवरण है, जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है और इस सेल में केवल बाहरी आवरण है। कौन आवरण? बाहरी आवरण। तो बाहरी आवरण है और अंदर कोई आवरण नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? मृत सेल। फिर से मैं बताता हूँ कि बाहरी आवरण हो और भीतर कुछ भी ना हो। भीतर आप लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लवक होता है, लाइसोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो भीतर कुछ ना हो। जो भी मैंने अभी आप बोला, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृत कोशिका। और अगर अंदर सब कुछ हो, अंदर ये जो कोशिका है इसके भीतर अगर सब कुछ हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, केंद्रक हो, उसको हम लोग बोलेंगे जीवित कोशिका। ठीक है, तो आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। दूसरा में दिख रहा है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है। और तीसरा में दिख रहा है कि संसार की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका और लंबी कोशिका। तो आपको याद रखना है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच के एग की कोशिका। ऑस्ट्रिच का मतलब क्या देख रहे हैं आप फिगर में? ये है शुतुरमुर्ग। ये क्या है? शुतुरमुर्ग। और ये जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है यह संसार की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। आपको याद रखना है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन हो गई? तो ये हो गई शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच कहते हैं। फिर हम लोग छोटी कोशिका की बात करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु। कौन सा जीवाणु? माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु है, फिगर में आप लोग देख रहे हैं, फिगर में यहाँ पर जूम करके यह फिगर बनाया गया है तो आप लोग को बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में यह बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है, मैं अभी आपका आकार बताऊंगा, केवल 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक जो है यह लंबा होता है। तो यह बहुत ही छोटी कोशिका है, संसार की सबसे छोटी कोशिका है। नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु। ठीक है, अब बात करते हैं संसार की सबसे लंबी कोशिका की। तो यह है न्यूरॉन कोशिका। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। 10th में आप लोग पढ़े होंगे न्यूरॉन कोशिका क्या होता है। तो यह जो है न्यूरॉन कोशिका का फिगर है, यह संसार की सबसे लंबी कोशिका है और यह हमारे शरीर में पाई जाती है न्यूरॉन कोशिका। और
मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर में जाल की तरह पूरी फैली हुई है और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगर इन जाल को सीधा कर दिया जाए तो हम लोग यहाँ से चंद्रमा तक जा सकते हैं और चंद्रमा से फिर वापस आ सकते हैं। मतलब इतना लंबा जो है जाल हम लोग के बॉडी में जो है। तो आपको याद रखना है, यह संसार की सबसे लंबी कोशिका है। कौन कोशिका है? न्यूरॉन कोशिका। और ये बहुत सारा होता है और हमने आपको बताया कि अगर इसको खोलकर ऊपर ले जाया जाए तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? चंद्रमा पर जा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। ये 3 प्रश्न हो गए। संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, छोटी माइकोप्लाज्मा जीवाणु और लंबी न्यूरॉन कोशिका। अब इसका आकार हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रिच एग जो है वह उसका आकार क्या है? उसका आकार होता है 170 मिलीमीटर। कितना होता है? 170 मिलीमीटर। यह जो है ऑस्ट्रिच एग की बात हमने की। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। इसकी जो लंबाई होती है वह 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। आपको याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में 0.3 माइक्रोमीटर है, कुछ पुस्तक में 0.1 से लेकर 0.3 तक लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है 0.1 से कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब हम लोग न्यूरॉन कोशिका की बात करते हैं। यह जो है इसका आकार क्या है? इसको आपको याद रखना है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, लगभग 1 मीटर जितनी बड़ी। तंत्रिका कोशिका जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो यह भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रिच एग का आकार 170 मिलीमीटर, माइकोप्लाज्मा जीवाणु की लंबाई 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर और ये जो न्यूरॉन कोशिका है इसकी लंबाई कितनी? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइकोप्लाज्मा से कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोग को याद रखनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ, एमएलओ अथवा जोकर जीवाणु भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा को और क्या क्या नाम देते हैं हम लोग? पीपीएलओ, एमएलओ अथवा जोकर जीवाणु। ये सब बात को याद रखना है। सिर्फ अगर आप याद कर लेते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा जीवाणु और एग्जाम देने जाए और वहाँ पर यह ऑप्शन में नहीं हो, ऑप्शन में हो पीपीएलओ, चाहे एमएलओ हो या फिर जोकर जीवाणु हो, तो आप कहिएगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका पूछा था और ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा था ही नहीं और आप ऑप्शन नंबर डी में रहता है इनमें से कोई नहीं, वह बना दीजिएगा और आपको लगेगा कि हमने सही किया। तो ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। पीपीएलओ, एमएलओ और जोकर जीवाणु, यह सब किसे कहा जाता है? यह सब कहा जाता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु को। किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु को। अब हम लोग इसका डिटेल करते हैं कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है। जोकर जीवाणु के विषय में बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा है इसको जोकर जीवाणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगातार अपना आकार बदलते रहता है। तो जैसे जोकर को आप देखे होंगे सर्कस वगैरह में आता है या फिर कॉमेडी में, कभी वह किसी और आकार में आ जाएगा, जैसे मुंह पोत के कभी आ जाएगा, कभी दूसरा तरह का ड्रेस पहन के आ जाएगा, कभी कपड़ा फाड़ के आ जाएगा। तो वह जो है अपना आकार बदलते रहता है, रंग रूप बदलते रहता है। उसी तरह से माइकोप्लाज्मा जीवाणु भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जोकर जीवाणु। अब समझते हैं कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है और एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना आप लोग को, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? पी फॉर प्लूरो, फिर पी फॉर निमोनिया। देखिए निमोनिया पी से शुरू होता है, पी इसमें साइलेंट रहता है और एल का मतलब लाइक, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो रट जाइए, पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है एमएलओ। एमएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। एमएलओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? एम फॉर मोलिक्यूल, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। ये तो हम लोगों ने देखा कि संसार की सबसे बड़ी, छोटी और लंबी कोशिका क्या है। अब हम लोग यही सब बातों को मानव शरीर में देखते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो अंडाणु की कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु की कोशिका। और आपको याद रखना है, यह जो अंडाणु है यह महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। इसे हम लोग प्रजनन तंत्र चैप्टर में पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है फीमेल गैमेट। अब हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो आपको याद रखना है,
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु की कोशिका। किसकी कोशिका? शुक्राणु की कोशिका। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ना कि शुक्राणु की खोज कौन किए हैं? ल्यूवेनहॉक। तो ये जो शुक्राणु की कोशिका है, जो कि मेल में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अब हम लोग मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं। अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि संसार की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका है और वह मनुष्य में पाया जाता है। तो मानव शरीर की भी सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो आपको याद रखना है न्यूरॉन कोशिका। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। तो आपको याद हो गया होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु की कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या बताना है? न्यूरॉन कोशिका। अब एक दो और ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग देखते हैं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है। देखिए, हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन जो होता है उसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन किसका होता है? तो लीवर की कोशिका का होता है। याद रखना है, हमारे शरीर में जो लीवर है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी कोशिका जो होती है उसका विभाजन सबसे तेज होता है। और फिर एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का, विभाजन रहित कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन कोशिका है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है, तो आपको क्या बताना है? न्यूरॉन कोशिका, जिसे कि तंत्रिका कोशिका भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो में ये सब हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। ठीक है, फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,